नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई सारी हमारी क्लासेस हो चुके हैं। एडवांस सीरीज में हमने पूरे सिस्टमेटिक वे में एक एक करके जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं या हम कहें कि जो यूनिट्स हैं उनको हमने पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ाया, उसके बाद हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ा, आई पढ़ा, ईयर पढ़ा, इसके बाद जेनाइटो जो यूरिनरी है वो पढ़ा, इंटीग्यूमेंटरी जो सिस्टम है वो पढ़ा, रीनल सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। तो बहुत सारे जो सिस्टम है लास्ट में जो मैंने आपको कार्डियक सिस्टम पढ़ाया। इसके बाद में हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ा। पीडियाट्रिक नर्सिंग की भी हमारी 5-6 क्लासेज हो चुकी हैं और धीरे धीरे करके हम बहुत अच्छे से मतलब जो टॉपिक्स उनको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसमें मज़ा आ रहा होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारी जो क्लास है दोस्तों हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन और रह गया था हमारा, ये क्वेश्चन करते हैं हम। आपके इसके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट शुड बी द नर्स प्रायोरिटी एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद एक्यूट लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। तो मैंने आपको ये पिछली क्लास के अंदर अच्छी डिटेल में पढ़ाया था, किसी क्राउड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो मैनेजमेंट था दोस्तों उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, ह्यूमिडिफाइड जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं उस वे में, क्योंकि जब हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ इसके बारे में तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एंश्योर करते हैं कि भाई जो ह्यूमिडिफाइड जो ऑक्सीजन है वो क्या मिले, पेशेंट को मिले। तो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमिडिफाइड मिलनी चाहिए। पहला किधर रखा है, इनिशिएट द मेजर टू रिड्यूस फीवर। ये भी सही है भाई, फीवर आता है तो जो मेजर्स है वो इनिशिएट करने चाहिए। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई प्रायोरिटी वाइज इसमें आंसर पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि व्हाट शुड बी द नर्स प्रायोरिटी। क्वेश्चन ये नहीं था भाई आंसर कौन सा होगा, इसमें प्रायोरिटी कौन सा होगा। तो प्रायोरिटी वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हो सकता है कि चारों के चारों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो। चारों ऑप्शन में क्या हो सकते हैं दोस्तों, सही हो सकते हैं, लेकिन 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 हमें बेस्ट ढूंढना पड़ता है। तो पहला वैसे सही है। दूसरा देखा कि प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिड्यूस एप्रीहेंशन। एक्चुअली में जो पेरेंट्स हैं उनको अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको क्या लगने लग जाता है, एप्रीहेंशन लगने लग जाता है, डर लगने लग जाता है। तो जो जो डर है दोस्तों कि आगे मेरे साथ क्या होगा, दैट इज नोन एज एप्रीहेंशन। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, उस एप्रीहेंशन को कम करने के लिए, उस फियर को कम करने के लिए जो जो पेरेंट्स उनको सपोर्ट देने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। लास्ट देर के इसके अंदर कंटिन्यूअली असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस। रेस्पिरेटरी स्टेटस को क्या करो दोस्तों, वो करो कंटिन्यू, आपको असेसमेंट करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, असेस करना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई डायग्नोज हो चुका, आपको पता भी लग गया है कि जो पेशेंट है उसको क्या है, लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस है। तो अब आप क्या करोगे, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा कि भाई अब हम ये इंश्योर करेंगे कि उस पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड जो ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही। और बाकी की जो चीज़ें हैं दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन है उसमें हमने डिटेल में पढ़ लिया था। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, लिख लो इसको, लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस ब्रेक में लिख लो ग्रुप में पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना, मतलब ड्राई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन देना नर्सिंग प्रायोरिटी होती है, देना नर्सिंग प्रायोरिटी होती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट, एक 3 साल का जो है, सॉरी 3 महीने का है जो बच्चा है दोस्तों, हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड विद रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। जो डिजीज जो उसको रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम दोस्तों कोज जो हो रही है उसका मेन जो रीजन है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। तो इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, एंटीवायरल एजेंट देना होगा या क्लस्टर केयर देना होगा ताकि उसकी एनर्जी सेव हो, या हमें उसे ओरल फ्लूइड्स जो है दोस्तों वो ऑफर करेंगे ताकि उसका जो हाइड्रेशन का जो लेवल है वो प्रमोट हो, या फिर हम प्रोवाइड करेंगे एक एंटीटसिव एजेंट देंगे उसकी कफिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वेन एवर नेसेसरी, जब भी क्या है दोस्तों जरूरत है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है एक्चुअली में दोस्तों, कि मेनली कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो तो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर मैं आपको लिखाऊंगा आगे कि बच्चों के अंदर न्यूमोनिया का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो भी रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस ही होता है। तो इसके कारण भाई कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज होगी। अब रेस्पिरेटरी अगर डिजीज हो रही है तो सीधी सी बात ये है कि भाई उस रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर
कमी किस चीज़ की होगी, तो आप कहोगे कि सर उसके अंदर सबसे मेन जो कमी है वो ऑक्सीजन की होगी। अब दोस्तों ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन का यूज कहाँ होता है, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन का यूज एनर्जी बनाने में होता है। कैसे होता है भाई, फूड का ऑक्सीडेशन ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो भाई एनर्जी कैसे बनती है, फूड का हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे क्या बनता है दोस्तों, आपकी एनर्जी बनती है। अब ये बात सोचो कि जो पेशेंट है वो पहले से मान लो कि किस में है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, और उस पेशेंट को अगर आप ज़्यादा काम कराओगे तो जो उसकी एनर्जी है वो सेव होगी या नहीं होगी, तो आपको सर ज़्यादा काम करेगा तो एनर्जी तो कम सेव होगी, उसको एनर्जी का यूज़ क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा वो एनर्जी का यूज करेगा बॉडी और एनर्जी बनाना चाहेगी, तो बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि फूड के ऑक्सीडेशन से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि भाई रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ऐसी कभी भी चीज़ होती है तो हमारी एक प्रायोरिटी होती है, नर्सिंग की एक प्रायोरिटी होती है कि हम जो भी केयर है पेशेंट को, सबसे पहली बात तो प्रमोट करेंगे रेस्ट, कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रेस्ट मिले। और रेस्ट को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ये काम करते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं उन काम को हम एक साथ करते हैं। आपको सर कैसे, भाई आप जा रहे हो, मान लो कि आपको आई केयर देना है, ठीक है, आपको नेल केयर देना है, हेयर केयर देना है, तो उनको आप क्या करोगे, एक साथ करो। ऐसे नहीं है कि आप 9 बजे आए, आपने आई केयर दे रहे हो, 10 बजे आपने उसको जो ट्रीटमेंट है वो कर रहे हो, फिर 11 बजे उठाया उसको नेल केयर दे रहे हो, तो उसको सोने नहीं दे रहे, रेस्ट नहीं करने दे रहे। तो वो सब चीज़ें जो जरूरी हैं उनको एक समय पे करना क्या कहलाता है दोस्तों, क्लस्टरिंग केयर कहलाता है। क्लस्टरिंग केयर का क्या फायदा है, वह पेशेंट जो है वो बार बार क्या नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है मान लो, ठीक है, तो बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उसको क्या मिलेगी, रेस्ट मिलेगी। अब आप एक काम करो, मान लो हमेशा जाओ 9 बजे उठा रहे हो, फिर 10 बजे उठा रहे हो, फिर दिन में 11, 12, 1, 2, हर एक 10 मिनट बाद जा जाकर उससे कुछ ना कुछ चीज़ कर रहे हो, कभी उसका शुगर चेक करके आते हो, कभी उसका फिर बीपी लेके आ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, ठीक है, कभी उसको फिर ट्रीटमेंट करके आ रहे हो, कभी आई केयर करके आ रहे हो, उसको वो सोएगा कब, सोएगा नहीं, तो दोस्तों एनर्जी जो है वो क्या होगी, यूज होगी, क्योंकि हम जाते हैं रेस्टिंग पोजीशन के अंदर मेटाबॉलिक रेट कम होती है, तो उस दौरान क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या होगी दोस्तों, सेव होगी, कंजर्व होगी। तो सिंपल सी बात बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी केयर जिसमें जो काम की जो चीज़ें हैं जिनको हम एक साथ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उनको हम एक साथ करें, तो उसके किस नाम जानते हैं, हम क्लस्टरिंग केयर के नाम से जानते हैं। अब सिंपल सी एक चीज़ समझना, ऐसे नहीं है कि तुम कहो कि सर आपने बताया था, मैंने मॉर्निंग का, इवनिंग का, नाइट का और अगले दिन का इंजेक्शन इसको लगा दिया, मॉर्निंग में अभी लगा दिए मैंने, देखा सारा काम, अब आराम से रेस्ट कर, वो हमेशा के लिए रेस्ट इन पीस हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है आपको, जो काम कर सकते हैं वही करना है। ऐसे नहीं कि इवनिंग का ट्रीटमेंट भी मॉर्निंग में कर रहे हो, अगले दिन नाइट का भी लगा दिया, और जो पेशेंट उसकी कंडीशन क्या है, खराब है, तो ऐसी केयर क्या कहलाती है दोस्तों, क्लस्टरिंग। पहला जो ऑप्शन वो दे रखा है एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटी, जो वायरल जो एजेंट है वो एडमिनिस्टर करेंगे। एक्चुअली में ये माना जाता है दोस्तों, इतनी इतनी जो छोटी जो एज होती है ना उसके अंदर मेनली ये क्या है, मतलब बहस करने लायक चीज़ है ये कि भाई कुछ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करते हैं, तो ज़्यादातर इसको नहीं करते हैं दोस्तों, ज़्यादातर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं एंटीवायरल एजेंट, ठीक है। इस एज ग्रुप के अंदर ज़्यादातर ये क्या होता है दोस्तों, आपका मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, उस दौरान हम क्या करते हैं, ये देते हैं, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। थर्ड क्या देखा, ऑफरिंग द ओरल फ्लूइड्स टू प्रमोट हाइड्रेशन। एक्चुअली में दोस्तों पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, और जब हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड, तो उसमें ये होता है कि अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया तो उसे ओरल नहीं देकर हम क्या देंगे दोस्तों, आईवी देंगे। ओरल नहीं देकर क्या देते हैं उसको, हम आईवी देते हैं, तो इसलिए आईवी दिया जाएगा, नहीं क्या दिया जाएगा दोस्तों, ओरल दिया जाएगा, तो ओरल नहीं दिया जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। लास्ट क्या दे रखा है, प्रोवाइडिंग एन एंटीटसिव एजेंट वेरेवर नेसेसरी, तो एंटीटसिव एजेंट जो दोस्तों वो भी इसके अंदर नहीं दिए जाते हैं, जो कि कब को प्रिवेंट करने के लिए दी जाने वाली जो ड्रग्स है दैट आर एंटीटसिव, वो भी नहीं दी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लस्टरिंग केयर टू कंजर्व द एनर्जी, कि जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों वो कौन सी प्रोवाइड करते हैं, हम क्लस्टरिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक साथ जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं दोस्तों उनको हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे नर्सिंग केयर के जो प्रोसीजर्स हैं उनको हम एक साथ करते हैं, क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई हम स्पेसिंग कर रहे हैं कि 1 घंटे बाद, फिर दूसरे घंटे बाद, फिर तीसरे घंटे बाद, तो ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो RSV और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट में क्लस्टर या क्लस्टरिंग नर्सिंग केयर दी जाती है, ताकि एनर्जी का यूज कम हो, ताकि, ठीक है, लिख लेना, आपको दिख रहा होगा, ताकि एनर्जी का यूज कम हो तथा
पल्मोनरी रिजर्व मतलब जो ऑक्सीजन का जो रिजर्व है उसको, तो इसको लिख लो, एक बार इधर लिख लो, तथा पल्मोनरी रिजर्व को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब 375 mg एम्पिसिलिन QIH फॉर ए 5 month ओल्ड इन्फेंट, ठीक है। देखो इन्फेंट को क्या दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। जो कोज यूज हैं भाई, मोस्ट कॉमन कोज, मैं आपको अभी आगे एक साथ दिखा दूंगा, जब मैं आपको न्यूमोनिया पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन न्यूमोनिया का आएगा इससे रिलेटेड, तो हम इस बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब 375 mg एम्पिसिलिन IV QIH, ठीक है। जो डोज हमें देनी है दोस्तों हर 6 घंटे में देनी है, कौन सी देनी है, एम्पिसिलिन की कैसे देनी है, IV कैसे देनी है, हर 6 घंटे में किसको देनी है, 5 month ओल्ड इन्फेंट को देनी है। रिकरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसको क्यों दिया जा रहा है एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक है तो इसलिए दी जा रही है कि उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। द ड्रग इज सप्लाइड एज 500 mg पाउडर इन ए वायल, जो ड्रग जो आ रही है हमारे पास, हमने देखा कि 500 mg पाउडर में आ रही है वायल के अंदर। द डायरेक्शन स्टेट्स टू मिक्स द पाउडर विद 1.8 ml डाइल्यूएंट, उसके अंदर दे रखा है कि इसको मिक्स करो कितना, 1.8 ml डाइल्यूएंट के साथ। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, 250 mg पर ml बन गया, क्या बन गया, 250 mg पर ml बन गया। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर शुड द नर्स, तो नर्स को कितनी डोज देनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फालतू वैसे महाभारत दे रखी है, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ कि बस महाभारत होती क्या है, कैसे क्या इसके अंदर वो कर रखा है, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसे बुरा लग जाता है, मेरे मुंह से निकल जाता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए कि भाई एकदम से बोल देता ना मैं महाभारत है, तो ये सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, माई मिस्टेक, आई विल ट्राई टू नोट यूज देम अगेन, ठीक है। देखो अब मैं आपको सिंपल सब चीज़ें समझाता हूँ। भाई डॉक्टर आया, उसने लिख लिया इंजेक्शन एम्पिसिलिन 375 mg IV QIH Q6H सॉरी, वो ऐसे लिख गया, ठीक है। डॉक्टर आया, उसने लिखे बस ये चीज़ लिख के चला गया वो बस। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये इंजेक्शन लगाना है, कौन सा लगाना है, एम्पिसिलिन, कितना लगाना है, 375 mg लगाना है, कितने घंटे में, QIH कैसे देना है, IV देना है। अब दोस्तों क्या होगा, हमने देखा कि भाई हम चलो इंजेक्शन देखते हैं, हम गए वायल की तरफ, वायल में हमने देखा था दोस्तों, वायल के ऊपर क्या लिखा हुआ था, 500 mg, बस 500 mg था, ml कुछ नहीं लिखा हुआ था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या था, पाउडर था। ये लाइन लिखी हुई है, सेकंड पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, द ड्रग इज सप्लाइड एज 500 mg पाउडर इन ए वायल, द डायरेक्शंस स्टेट टू मिक्स द पाउडर विद 1.8 ml डाइल्यूएंट। इसके साथ में एक पानी की बोतल और आई छोटी, इस पानी की बोतल के अंदर 1.8 ml डाइल्यूएंट था, उस स्ट्रेल वाटर, इसको इसमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो हमने सिरिंज से इसको लिया, लेने के बाद हमने सिरिंज से इसको डाल दिया और इसको क्या किया दोस्तों, मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद में हमें 2 ml मिला, ये कह रहा है। इसके बाद में देखो इसमें नेक्स्ट लाइन को पढ़ो, नेक्स्ट जो सेंटेंस उसको पढ़ो कि मिक्स द पाउडर विद 1.8 ml विच इल्स 250 mg पर ml, मतलब टोटल 500 mg था, तो मतलब 2 ml मिला ना, तो 250 mg पर ml बनेगा। तो अब जो बोतल है दोस्तों उसके अंदर क्या मिला हमें, 250 mg 1 ml के अंदर मिल गया, तो टोटल लगभग 2 ml है, तो 500 mg हो गया। अब आपको सर कि मिलाया 1.8 ml और बन गया 2 ml, ऐसे कैसे, 2 ml बन गया ना, क्योंकि 250 mg पर ml है, तो 2 ml बन गया, 500 mg तो है टोटल। तो दोस्तों देखो 1.8 ml तो हमने क्या मिला है, डाइल्यूएंट, लेकिन थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम जो है, थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम है दोस्तों वो किसका आएगा, आपका पाउडर का भी तो आएगा ना, पाउडर भी तो थोड़ी जगह घेरेगा, तो इसलिए दोनों मिलकर लगभग कितना बना देंगे, 2 ml बना देंगे, और 2 ml में 500 mg हो जाएगा। लेकिन हमें क्या दे रखा है, 1 ml में 250 mg दे रखा है, तो ये ज़्यादा सिंपल होगा। तो अब हमें कितनी डोज देनी है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज बरोबर x अपॉन, डिजायर्ड डोज तो हमें पता ही है ना, नहीं डिजायर्ड डोज नहीं पता, हमें अवेलेबल डोज पता है, और जो भी हमें मेंशन कर रखी है वो, ठीक है, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज अपॉन जो भी हमें क्या कर रखा है मेंशन। एक बार मैं इसको थोड़ा सही कर दूं क्या, चलो छोड़ो। देखो डिजायर्ड डोज अपॉन क्या दे रखा है दोस्तों, अवेलेबल डोज। डिजायर्ड जो हमें देनी है मतलब जो डॉक्टर देना चाहता है वही हम देंगे, तो वो क्या लिखा हुआ है, एम्पिसिलिन कितना, 375 mg, 375 mg कितने ml में, भाई क्वेश्चन ही यही है। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये तो लिखना है कि भाई कितने ml देना है इसको, देखो कितना इसको देना है इसको, हाउ मेनी मिलीलीटर शुड द नर्स एडमिनिस्टर, तो वो तो हमें पता नहीं, तो जब पता नहीं तो हम इसके क्या लगा देंगे दोस्तों, एक्स लगा देंगे। नीचे क्या दे रखा है दोस्तों, अवेलेबल डोज,
अवेलेबल डोज जो है वो कितनी है हमारे पास, तो लास्ट में हमारे पास बन गई 250 mg, जितने ml में बनी वो लिख दो, तो 250 mg। और कितने ml में बनी दोस्तों, 250 mg, देखो क्वेश्चन में दे रखा है भाई 250 mg 1 ml के अंदर बनी, तो 250 के आगे कितना लगा दो दोस्तों, 1 लगा दो, 250 का क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब ये आ गया आपके पास, तो x का मान निकाल लो, तो x ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो x गुणा में 250 इज इक्वल टू 375, क्योंकि 375 को 1 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा, 375 ही आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 375 बटे में 250, क्या हो जाएगा 375 बटे में 250, तो लो, तो x बराबर, अब 375 में आपको 250 को क्या देना है, भाग देना है, तो दे लो, 375 में दो 250 का भाग, तो 250 एकम 250, 5 का 5, 7 में से 5 के तो 2 बचे, और 3 में से 2 के तो 1 बचे। अब आगे जा रहा नहीं, क्योंकि यहाँ 250 है, यहाँ कितने दोस्तों 125, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, उतार लिए 0, तो 250 एकम 250, 250 दूनी 500, 250 3 750, और 250 चौक 1000, और 250 5 1250, तो कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया। तो कितने ml देंगे हम, 1.5 ml देंगे, कितना ml देंगे, 1.5 ml देंगे, बस कुछ है ही नहीं भाई, मैथ को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 1.5 ml। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, वो ये लिख लेना, सिंपल सा, बस आपको ये लिखना है फॉर्मूले के अंदर, जो हिंदी जो एक्सप्लेनेशन लिखाता हूँ उसमें सिर्फ इतना लिखना है, डिजायर्ड डोज बरोबर x अपॉन अवेलेबल डोज, भाई जो भी डोज अवेलेबल है किसमें, ml में हो या टैबलेट में हो, जैसे एक टैबलेट के अंदर इतनी डोज अवेलेबल है तो 1 लिख देंगे, 2 टैबलेट के अंदर है तो 2 लिख देंगे, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। बस अभी मैंने आपको एग्जाम्पल इसका करके दिखाई दिया, तो इतना ज़्यादा कोई हमारे लिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर हम बच्चों की एक बहुत ही अच्छी डिसऑर्डर की बात करेंगे, जिसका क्या नाम है, न्यूमोनिया नाम है, जिसका क्या नाम है, न्यूमोनिया। तो ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद न्यूमोनिया, व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर फॉर द चाइल्ड। अब सबसे पहली बात तो क्या है, प्रायोरिटी है, दूसरी बात क्या है दोस्तों, नर्सिंग केयर प्लान है, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए, रेस्ट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और एलिमिनेशन। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया। आपको मैंने रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर लिखा है, सबसे मेन चीज़ क्या है, आप रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता रखी है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हम न्यूमोनिया से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमोनिया जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात हम करते हैं कि न्यूमोनिया होता क्या है। तो बच्चों ने 1000 बार पढ़ लिया होगा कम से कम, इस डेफिनेशन को रट भी लिया होगा कि जो न्यूमोनिया वो इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरेन्काइमा है, क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरेन्काइमा। तो लंग्स के लिए पैरेन्काइमा है क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरेन्काइमा। तो बताओ पैरेन्काइमा क्या होती है, सीधा पढ़ लेते हो भाई, पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स। पैरेन्काइमा का मतलब यहाँ पर ये चीज़ है दोस्तों कि वो सभी टिश्यूज विच आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। भाई लंग्स के अंदर तो क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो पैरेन्काइमा वो टिश्यूज होते हैं जिनके जो गैसियस एक्सचेंज में क्या होते हैं दोस्तों, इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो आपके एल्वुलाई हो या एल्वुलाई की डक्ट हो या फिर आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मेनली, वो सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके पैरेन्काइमा कहलाते हैं। अगर उनके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, न्यूमोनिया के नाम से जानते हैं। तो न्यूमोनिया क्या है, इन्फ्लामेशन है किसका, पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स का, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि पैरेन्काइमा वो टिश्यूज हैं लंग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, चाहे उसमें एल्वुलाई हो, एल्वुलाई डक्ट हो, ब्रोंक्यूल्स हो, या फिर आपकी जो ब्रोंक्यूल्स में कौन से ब्रोंक्यूल, टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो हो। अब इंपॉर्टेंट चीजें यहां से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन। अब सबको इसका जो आंसर है ना वो ज्यादातर न्यूमोकोकस को देते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों न्यूमोकोकस नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो मैंने आपको पहले बताया था कि रेस्पिरेटरी सिनसीटियल वायरस, रेस्पिरेटरी सिनसीटियल जो वायरस है दोस्तों वो बच्चों के अंदर न्यूमोनिया होने का मोस्ट कॉमन क्या होता है, कोज होता है। तो पहले नंबर पे ये, हाँ ये अगर ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा तब इसका जो आंसर है दोस्तों वो बदल जाएगा, और बदल कर क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा है तो इन्फ्लुएंजा के साथ वाले भी होंगे, तो पैरा इन्फ्लुएंजा तो होगा ही होगा। वो कहेगा भाई इन्फ्लुएंजा तू कभी कभी करता है, 10 बार तू बीमार कर देता है, 2 बार तो मैं भी बीमार कर दूँ। या फिर दोस्तों कौन सा वायरस, राइनो वायरस, या फिर कौन सा वायरस, जो राइनो वायरस है वो भी कर सकता है। या फिर लास्ट लिख लो एडिनो वायरस, लास्ट लिख लो क्या दोस्तों, एडिनो वायरस। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो PAIRR ट्रिक बन गई,
PAIRR, PAIRR, बस यही है। तो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, रेडिनो वायरस, तो ये मेन है। अब ये सारे क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो मान लो कि वायरस, सॉरी ये सारे वायरस हैं, अगर ये मान लो कि क्वेश्चन में क्या दे दे दोस्तों, बैक्टीरिया दे दे, तो मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है, बैक्टीरिया। तो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया दोस्तों दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है दोस्तों आपका, स्ट्रेप्टोकोकस। सब सुना हुआ है न्यूमोकोकस के बारे में शायद सबने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई जो होता है दोस्तों वो बैक्टीरियल मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका, न्यूमोनिया के इन चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर की। अब हम किसकी बात करेंगे, रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। किसके अंदर कौन कौन से रिस्क फैक्टर होंगे, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर में भाई गरीबी है ना, वही इसका रिस्क फैक्टर है सबसे मेन। तो भाई जितने गरीब हो आप तो सब कई सारी चीज़ें होंगी। गरीब हो गए तो आपके अंदर वाइटामिन की डेफिशिएंसी होगी, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी ओपी घई में दे रखा है। लेकिन मैं जब WHO की साइट पे गया तो उन्होंने दो के बारे में जिक्र किया गया है, विटामिन ए और विटामिन डी। इन दोनों की जो डेफिशिएंसी है दोस्तों वो मोर प्रोन बनाती है पेशेंट को, किसके लिए, आपके न्यूमोनिया के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विटामिन ए और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है दी ज़्यादा रिस्क फैक्टर। इसके अलावा दोस्तों गरीब है, ठीक है, बेचारा क्या है, गरीब है तो माल न्यूट्रिशन तो रहे रहेगा। जब मदर के अंदर मान लो या बेबी के अंदर मान लो एक तरह से, लेकिन माल न्यूट्रिशन अगर घर में है दोस्तों तो ये बात तो पक्का है कि बच्चे का जो वेट है दोस्तों वो भी क्या होगा, कम होगा, LBW होगा। बताओ कितना होता है। 3 क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि LBW में वेट कितना होता है, दूसरा VLBW में कितना होता है, तीसरा तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट के अंदर कितना होता है। ठीक है, तीनों के अंदर मुझे आपको बताना है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी ओपी के अंदर रखी है, विटामिन ए और डी दोनों के बारे में किसमें लिखा गया है दोस्तों, आपके WHO के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा ये माना गया है दोस्तों कि जो भी लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं, पैसिव स्मोकिंग मतलब खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन उनके साथ वाले क्या करते हैं दोस्तों, स्मोकिंग करते हैं और वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी क्या होता है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एडवांस जो स्टेज है, एडवांस बर्थ जो ऑर्डर है, एडवांस बर्थ ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई किसी का 5वां बच्चा है, किसी का 6वां बच्चा, तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा वो वैसे वैसे जो रिस्क के जो चांसेस हैं दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एज की बात करें तो ये यंग एज के अंदर भी क्या है, इसके अलावा जैसे मान लो कि पैसिव स्मोकिंग तो आएगा, जब पैसिव स्मोकिंग आ गया तो एयर पोल्यूशन कहाँ बचेगा, तो एयर पोल्यूशन भी होता है, एयर जो पोल्यूशन वो भी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्राउडिंग होगी क्योंकि बहुत सारे लोग वापस से आते हैं तो एक साथ जुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी क्राउडिंग होती है। वापस आने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्राउडिंग का मतलब जितनी ज़्यादा मतलब भीड़ रहेगी, ठीक है, तो जो भीड़ है ना दोस्तों वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है ना वो ज़्यादा होगा क्योंकि पेशेंट्स जो है वो घूमेंगे, ठीक है, तो घूमेंगे तो डिजीज कंडीशंस को क्या करेंगे दोस्तों, फैलाएंगे। तो इसके कारण से क्या होता है दोस्तों, क्राउडिंग होती है। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल जो वायरस है उससे रिलेटेड होने वाली जितनी भी जो डिजीजेज हैं उनके अंदर हम स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट दोनों प्रिकॉशंस हमें रखने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट दोस्तों दोनों आपको क्या रखने पड़ेंगे, प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। तो ये एक आगे आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो भी डिजीज कम्युनिकेबल है उसके अंदर अगर क्राउडिंग हुई, कम्युनिकेबल डिजीज है दोस्तों, अगर उसके अंदर क्राउडिंग हुई तो ये तो कंफर्म है दोस्तों कि क्राउडिंग के कारण क्या होगा दोस्तों, वो जो डिजीज है वो क्या होगी, ज़्यादा फैलेगी। तो बस वही इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेजेंट होता है देखने को, वही प्रेजेंट हो रहा है देखने को, और इसमें आपको कुछ देखने को कुछ मिला नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों इसके वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से आता है। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो पहला आता है मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज टैकीपीनिया। टैकीपीनिया, ठीक है, टैकीपीनिया इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमोनिया। बाकी की चीज़ें हो सकती हैं लेकिन मोस्ट कॉमन यही होगा। इसके अलावा कफिंग होगी, नोज बहेंगे तो रनिंग नोज, या इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आपके राइनोरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, राइनोरिया। इसके अलावा पेशेंट को फीवर होता है इन्फेक्शन के कारण, और एक पेशेंट को दोस्तों क्या हो सकता है इसमें, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के कारण जो पेशेंट है दोस्तों किस में जा सकता है, आपका साइनोसिस में जा सकता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, किस डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि जो रेस्पिरेशन है दोस्तों उसके लिए यूज की जाने वाली, रेस्पिरेशन के लिए जो यूज करते हैं दोस्तों वो कौन सी मसल्स करते हैं, एसेसरी मसल्स यूज करते हैं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, रिट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर के पॉकेट्स बन जाते हैं, इनके अंदर एयर क्या होती है दोस्तों,
फिल रहती है, भरी हुई रहती है, तो इसे हम न्यूमेटोसील के नाम से जानते हैं। न्यूमेटोसीली, न्यूमेटोसीली का मतलब क्या है कि लंग्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे सैक बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, जो किससे भरे हुए होते हैं दोस्तों, एयर से भरे हुए रहते हैं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, न्यूमेटोसील के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये पेशेंट जो है इसके अंदर यहाँ पर लंग एब्सेस भी देखने को मिल सकता है, लंग्स के अंदर जो एब्सेस है वो हो सकता है, या फिर दोस्तों जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर क्या हो सकता है, पल्स हो सकती है। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो सकती है दोस्तों, पल्स हो सकती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एम्पायमा के नाम से जानते हैं। और ज़्यादा बड़ा तो जो लंग्स है उसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, हार्ट है, हार्ट हो गया तो क्या होगा दोस्तों, इसके कारण पेरिकार्डाइटिस भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, पेरिकार्डाइटिस। और जो लंग्स को जब ये इफेक्ट हो ही रहे हैं तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के अंदर न्यूमोथोरेक्स भी क्या होता है, देखने को मिल सकता है। क्या उस देखने को मिल सकता है, न्यूमोथोरेक्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट की। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आपसे कोई पूछे कि माइल्ड मैनेजमेंट आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो इसके अंदर जो ड्रग दी जाती है दोस्तों वो आपको दी जाती है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन जो है वो किस नाम से आता है, ऑगमेंटिन के नाम से आते हैं। इसमें एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवोनेट दोनों क्या आते हैं दोस्तों, साल्ट आते हैं। तो एमोक्सिसिलिन जो है दोस्तों उसको इस कंडीशन के अंदर क्या माना गया है, ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है माइल्ड के अंदर। लेकिन 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 अगर पेशेंट दोस्तों क्या हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, या फिर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुआ लेकिन जो केस है दोस्तों वो क्या है, सीवियर है, तो फिर हम इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे उसे। तो हम आईवी उसको सेफ्यूरोक्साइन, ठीक है, उसे हम आईवी सेफ्यूरोक्साइन, सेफ्यूरोक्साइन आईवी नहीं, आईवी सेफोटैक्सिम लिखो, आईवी उसको क्या देंगे हम, सेफोटैक्सिम दे सकते हैं, या फिर क्या दे सकते हैं दोस्तों, सेफ्ट्रिक्सोन दे सकते हैं, मोनोसेफ आता है, या एक जो एंटीबायोटिक इसके अंदर यूज की जाती है दैट इज सेफ्यूरोक्साइन। तो इससे जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है दोस्तों दैट इज सेफ्यूरोक्साइन। तो तीन जो एंटीबायोटिक उनका याद रख लेना आप, बस कुछ नहीं है, ठीक है। सेफ्ट्रिक्सोन है, सेफोटैक्सिम है, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सेफ्यूरोक्साइन है। तो वो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको पेशेंट को देते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हम क्या करते हैं दोस्तों, देते हैं। लेकिन पेशेंट को जो न्यूमोनिया है उसका जो रीजन है दोस्तों वो बैक्टीरियल हो, और बैक्टीरियल में कौन सा हो, स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी हो, कौन सा हो, स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी। तो अगर स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी के कारण हो रहा है दोस्तों तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण अगर हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हम देते हैं वैनकोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। वैनकोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन जो ड्रग है दोस्तों वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। वैनकोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन जो ड्रग दी जाती है, तो ये जो कोजेज हमने इसको दो भागों में बांटा, एक वायरल पढ़े हमने और एक क्या पढ़े दोस्तों हमने, बैक्टीरियल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले बता दिया, आपको याद नहीं मिलेगा, आप सोचोगे सर कितनी देर पढ़ा, क्वेश्चन ही नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी जो डिजीजेज हैं दोस्तों उनके अंदर पल्मोनरी जो कंजर्व है वो बहुत जरूरी है। अब पल्मोनरी कंजर्व कब होगा, पल्मोनरी कंजर्व जब होगा जब क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन रहेगी। तो इस डिजीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है दोस्तों, ऑक्सीजन की। तो मेन हम क्या कोशिश करेंगे कि पेशेंट को क्या मिले, रेस्ट मिले। क्यों, क्योंकि पेशेंट अगर एक्सरसाइज करेगा तो एक्सरसाइज में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज हो जाएगी और एनर्जी भी यूज हो जाएगी, तो इसलिए प्रॉब्लम होगी आगे। इसके अलावा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रिशन जो है ना, अगर रेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों को अगर हम यहाँ पर देखें तो एनर्जी को कंजर्व करना क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनर्जी को कंजर्व करना क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अरे यार ये क्वेश्चन था क्या, पढ़ लिया ना हमने, एडवांस पढ़ दो, रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो हमें एनर्जी को क्या करना है दोस्तों, सेव करना है। तो अगर आपको एनर्जी को क्या करना है, सेव करना है, तो उस पेशेंट को कह देंगे हम रेस्ट करेंगे, नहीं कि उल्टा
आप यहाँ पर क्या करवाओगे दोस्तों, उल्टा आप करवा रहे हो। मान लो कि आप तो ये कहोगे कि मैं तो क्या करूँगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर रेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों में देखें दोस्तों तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, इसमें रेस्ट होगा, क्योंकि पल्मोनरी रिजर्व क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लास्ट दोस्तों एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। तो लिखो न्यूमोनिया में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग लिखा है यहाँ पे, नर्सिंग एक्शन पेशेंट को रेस्ट देना है, पेशेंट को क्या देना है दोस्तों, रेस्ट देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हो जाएगा, दिस इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन सिंपल सा है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट इज ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। कि एक पेशेंट है दोस्तों किसके अंदर है, वो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर है। कितने महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है। ए डायग्नोसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है दोस्तों वो इसके अंदर बनाई गई है। ठीक है, ए डायग्नोसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिंसिटिव जो वायरस इज मेड, मतलब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाई तब सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, और जब डायग्नोसिस बनाई गई तब ये पता चला कि उसको जो रीजन है, कोज है दोस्तों, वो कौन सा आपका रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है। ठीक है, तो इसको समझ जाना आप कि डायग्नोसिस रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस के कारण हो रही है, ये बताना चाह रहा हूँ, है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं। इज मेड एंड द इन्फेंट इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट, और इन्फेंट को पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट कर दिया गया। वोट शुड बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर, नर्सिंग प्लान ऑफ केयर के अंदर इसके अंदर क्या चीज़ क्या होगी दोस्तों, इंक्लूडेड होगी। अब देखो सिंपल सी बात दो है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेस्पिरेटरी सिंसिटिव जो वायरस है ना दोस्तों, ये क्या है, कम्युनिकेबल है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि उस पेशेंट को हम स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट जो प्रिकॉशंस है दोस्तों वो दें। स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट जो प्रिकॉशंस है दोस्तों वो क्या होता है, ऐसे पेशेंट को देना जरूरी होता है। अब यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चन लिखने हैं। पहला जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन, कि बच्चों के अंदर न्यूमोनिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है। लेकिन ये पूछे दोस्तों कि जो ब्रोंक्यूल्स है उनका, क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन कोज है ये, कोज ऑफ ब्रोंक्यूल्स को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स का अगर इन्फ्लेमेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस इन इन्फेंट, ध्यान रखना बच्चों के अंदर नहीं, इन्फेंट के अंदर ब्रोंकियोलाइटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स का जो इन्फ्लेमेशन है दोस्तों, उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, रेस्पिरेटरी वायरस, सॉरी रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस होता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये ना कर, और क्वेश्चन ये आए कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाई का बताना है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, तो इसका आंसर आरएसवी आएगा क्या, नहीं, यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों वो बदल जाएगा, और राइट जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा आपका, इन्फ्लुएंजा आएगा। बस इन 3 क्वेश्चन को इनको और साथ याद रख लेना। तो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव जो वायरस है दोस्तों ये कम्युनिकेबल है तो हमारी जरूरी है हमारे लिए कि मेंटेन करें हम क्या, स्टैंडर्ड और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्लेस ए वार्म और ड्राई एनवायरनमेंट। कभी भी हम वार्म एनवायरनमेंट नहीं देते पेशेंट को, हम कैसा एनवायरनमेंट देते हैं दोस्तों, कूल, और ड्राई की जगह हम कौन सा देते हैं, ह्यूमिडिफाइड। तो ये सेंटेंस तो वैसे क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। सेकंड क्या, अलाउ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स टू विजिट। देखो 2 चीजें दे रखी हैं, एक पेरेंट्स दे रखा है और एक सिबलिंग दे रखा है। भाई पेरेंट्स को तो मान लो फिर भी आप एक तरह से मान लो कि अलाउ कर भी दें, वैसे पेरेंट्स को भी क्या किया जाता है दोस्तों, लिमिटेड किया जाता है। पेरेंट्स को क्या किया जाता है, लिमिटेड किया जाता है, भाई आपको ज्यादा देर नहीं आना। लेकिन मान लो या पेरेंट्स को अलाउ भी कर रहे हो, सिबलिंग्स मतलब यार जो बच्चा खुद 6 महीने का है तो उसके भाई बहन छोटे बच्चे होंगे, वो भी कौन से बहुत बड़े हो जाएंगे कि भाई 50 साल का होगा, कोई एक्सेप्शन को छोड़ दे तो अगर हम, तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, हम सिबलिंग्स को वो नहीं करेंगे, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। और लास्ट जो ऑप्शन क्या रखे, एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक इमीडिएटली, कि हम क्या करेंगे, जो एंटीबायोटिक दी है, तो जो डिजीज है दोस्तों इसमें यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लिखने का मेन जो पर्पज है वो यही है, भाई डिजीज वायरल है तो एंटीबायोटिक देने का यहाँ पर कोई पर्पज नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि आरएसवी से होने वाले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो लिखो आरएसवी से होने वाले रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, उसके कारण आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आरएसवी से होने वाले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा, डिस्ट्रेस में स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन, आज मेरी साइज थोड़ी बड़ी कर दी इसमें ना, मेंटेन करना चाहिए। स्टैंडर्ड और जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस है दोस्तों, वो आरएसवी के अंदर क्या क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेना कि भाई इसको मेंटेन करना जरूरी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एन इन्फेंट इज एडमिटेड टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। जो इन्फेंट है दोस्तों एडमिट हुआ है किसके अंदर, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, एडमिट हुआ है विद एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो कोज है वो क्या है, एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर है। वॉट कवरिंग शुड द नर्स यूज टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया। तो कौन सी जो कवरिंग है ना दोस्तों, उसको करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता ना दोस्तों, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। आपको क्यों, देखो भाई आपको नहीं पता कि ये डिजीज है क्या, बट इसमें ये दे रखा है कि भाई एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर, मतलब डिजीज ब्लैडर की है, बस इससे सिंपल तो और कुछ नहीं हो सकता। भाई एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर दे रखा है तो डिजीज ब्लैडर की है। नेक्स्ट दे रखा है वॉट कवरिंग शुड द नर्स यूज, भाई नर्स को किससे कवर करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया, मतलब कि ब्लैडर की डिजीज है तो ब्लैडर ही एक्सपोज होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ब्लैडर के तो ब्रेन एक्सपोज होगा। जब एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर दे रखा है तो भाई उसमें एक्सपोज एरिया भी लिखा हुआ है, तो अब सीधी सी बात तो आप ये समझोगे कि आप इस क्वेश्चन कैसे समझो कि आपको आता नहीं है और फिर आपको करना है। तो आपने अगर एबिस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही आ जाएगा। भाई एक्सपोज एरिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि वो एरिया क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। पहले हम एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर पढ़ाता हूं आपको, फिर हम वापस इसमें आएंगे। एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर क्या होता है दोस्तों, यार इमेज नहीं है क्या इसमें इमेज है नहीं, चलो मैं वैसे बता देता हूं। बट एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो बच्चे का जो ब्लैडर है ना, तो ब्लैडर वॉल और एब्डोमिनल वॉल ये दोनों ही क्या हो जाती है दोस्तों, एब्सेंट हो जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो ब्लैडर है ना, वो बाहर की तरफ क्या हो जाता है दोस्तों, एक्सपोज हो जाता है। बाहर की तरफ क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। तो ब्लैडर क्या होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, बाहर होता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लैडर वॉल है और एब्डोमिनल वॉल है दोनों क्या होती है दोस्तों, एब्सेंट होती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें मान लो आंसर ढूंढने हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो क्या भाई डायपर जो है वो तो वैसे ही कंटामिनेटेड है, तो पहली बात तो चीज इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन वैसे मॉइस्ट होते हैं तो कोई चीज ड्राई नहीं रखेंगे। दूसरी बात इन्फेक्टिव नहीं रखेंगे क्योंकि स्ट्राइल रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पहला दे रखा है लूज डायपर, तो डायपर का यूज तो हम वैसे ही नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है, ड्राई गोज ड्रेसिंग, तो मैंने आपको कहा था इंटरनल ऑर्गन क्या देते हैं, मॉइस्ट, तो मॉइस्ट ड्रेसिंग यूज करेंगे, तो ये भी गलत है। थर्ड देखा मॉइस्ट स्ट्राइल ड्रेसिंग, ये बिल्कुल सही है, स्ट्राइल होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए दोस्तों, मॉइस्ट होनी चाहिए। फोर्थ क्या दे रखा है, पेट्रोलियम जेली गोज पैड। एक्चुअली में ये माना जाता है कि पेट्रोलियम जो जेली है ना दोस्तों, वो क्या होती है, पेट्रोलियम जेली जो है वो एडेसिव होती है, ठीक है। तो नॉन एडिरेंट ड्रेसिंग यूज करते हैं, चिपकनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार चिपक के फिर उतारा तो वो तो डैमेज कर देगी ऑर्गन को। इसलिए जो ड्रेसिंग है दोस्तों हमेशा कैसे होनी चाहिए, नॉन एडिरेंट होनी चाहिए। इसलिए ये भी क्या नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। तो राइट जो आंसर होगा इसका दोस्तों क्या आएगा, मॉइस्ट स्टाइल ड्रेसिंग जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें, चलो इसको लिख लेते हैं, पहले आगे फिर पढ़ाऊंगा आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो लिख लो कि एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर क्या है, कि ब्लैडर इज द इन दिस डिजीज ब्लैडर इज द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू लिख रखा है इधर ना, कुछ ऐसा है नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लैडर एंड ब्लैडर एंड एब्डोमिनल वॉल, एब्सेंस ऑफ ब्लैडर वॉल एंड एब्डोमिनल, कहीं ब्लैडर ही गायब करवा दो, ब्लैडर वॉल एंड एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल और ब्लैडर वॉल जो है दोस्तों उसके एब्सेंट होने के कारण जो एब्डोमेन जो ब्लैडर जो है दोस्तों वो क्या हो जाता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी हो जाता है, बाहर की तरफ क्या होने लग जाता है दोस्तों, दिखने लग जाता है, ठीक है। अब इसमें एक जो क्वेश्चन है दोस्तों सिंपल सा ये बनता है कि भाई ये जो डिजीज है वो मेल में ज़्यादा होती है फीमेल में, तो ध्यान रखना एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लैडर जो है दोस्तों मेल के अंदर क्या होती है, फीमेल की तुलना में ज़्यादा होती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये जब डिजीज होती है
किसी भी पर्सन को, तो उसके साथ में एसोसिएटेड डिजीजेज कौन सी होती है दोस्तों? सिंपल सी बात है, जो ब्लैडर है उसके साथ में जो फॉर्म है उसके आसपास में अगर आप देखोगे तो आपको प्यूबिक बोन मिलेगी। तो दोस्तों जो प्यूबिक जो बोन है ना वो अगर नहीं है तो वो चीज़ भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो प्यूबिक बोन नहीं हो या प्यूबिक बोन का माल फॉर्मेशन हो रहा हो तो वो चीज़ इसमें क्या होती है दोस्तों? देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि एक्स्ट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर में मेनली कौन सा माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो प्यूबिक बोन। दूसरा दोस्तों इनका जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग एक समय पे होता है, तो इसी कारण अगर ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों तो प्यूबिक बोन के अंदर क्या पाया जाता है? माल फॉर्मेशन पाया जाता है। और छोटे मोटे और भी हो सकते हैं जैसे एब्सेंट वेजाइना या शॉर्ट पेनिस। ये भी ऐसे मतलब जिस पर्सन को एक्स्ट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर है दोस्तों उसके साथ में क्या होता है, ये जो बाकी की जो डिजीजेज हैं जो मैंने लिख रखी हैं ये भी क्या हो सकती हैं? आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई मिले ही, लेकिन मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों ऐसे पेशेंट को हर्निया देखने को ज़्यादा मिलता है, जो कि कौन सी टाइप का? इनग्वाइनल जो हर्निया है दोस्तों वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है, या एपिसपेडियाज देखने को मिलता है। एपिस जो पेडियाज है दोस्तों वो देखने को मिलता है। तो एपिसपेडियाज आप सबको पता है कि यूरेथ्रल जो ओपनिंग है वो टॉप ऑफ द पेनिस होती है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? एपिसपेडियाज के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है दोस्तों? इसके साथ में हो जाती हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर हो रहा है तो एक्स्ट्रोपसी ऑफ ब्लैडर के साथ साथ में ये जो डिजीजेज है दोस्तों ये भी क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है, आपको आएंगे तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, पहला तो क्या होगा कि भाई ब्लैडर क्या हो जाएगा? एक्सपोज्ड हो जाएगा। तो ब्लैडर हो गया एक्सपोज्ड, तो एक्सपोज्ड हो गया ब्लैडर, ब्लैडर कब सबको दिखने लग गया। दूसरा दोस्तों क्या हो जाता है? स्किन का हो जाता है इन्फेक्शन। क्यों भाई? क्योंकि जब मॉइस्ट ऑर्गन है बाहर आ रहा है तो उसके कारण क्या होता है? तो यूरिन का सीपेज होने लग जाता है, लीकेज होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन क्या आता है? बाहर आता है। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों? स्किन का जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिलता है। इसके कारण, इन्फेक्शन के कारण और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो पेशेंट है दोस्तों उनके अंदर जो रीनल जो फेलियर है वो भी क्या होता है? देखने को मिलता है। दो रीजन होते हैं, एक तो इन्फेक्शन होगा दोस्तों, इन्फेक्शन के साथ साथ में ऑब्स्ट्रक्शन। अगर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है, तो उसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट भाई सर्जरी करेंगे मैनेजमेंट में, तो जब मान लो ब्लैडर है उसके ऊपर वॉल ही नहीं है और आपको बाहर से आप देख रहे हो कि उसका ब्लैडर दिख रहा है, तो यही एक्स्ट्रोपसी ब्लैडर। तो पहले इसके अंदर क्या की जाती है? सर्जरी की जाती है, फर्स्ट सर्जरी। फर्स्ट सर्जरी जो होती है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कब करते हैं? तो विद इन 48 आवर्स करते हैं। ठीक है, विद इन क्या करते हैं? 48 आवर्स करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों? जो पेशेंट जो है उसका जो ब्लैडर है या उसका जो यूरेथ्रा है उसको रिपेयर करते हैं। ब्लैडर एंड यूरेथ्रा को क्या करते हैं दोस्तों? रिपेयर करते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर। साथ में उस पेशेंट को क्या डाल देते हैं दोस्तों? एसपीसी डालते हैं, सुप्राप्यूबिक कैथेटर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर यूरिन रहेगा और उसको रिपेयर किया है तो स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी तो स्यूचरिंग हट सकती है। ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसलिए बस थोड़ा बहुत यूरिन आए तब फिर जब बाहर निकल जाए तो सुप्राप्यूबिक जो कैथेटर दोस्तों वो इसके अंदर हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। सेकंड क्या होगा दोस्तों? एक सर्जरी हो गई, सर्जरी मेनली किसकी हो गई? ब्लैडर की हो गई और यूरेथ्रा की हो गई। आगे क्या होगा दोस्तों? पेल्विक बोन से रिलेटेड जो भी जो डिसऑर्डर्स हैं उनका क्या करेंगे? हम उसको ठीक करेंगे। मैं पेल्विक बोन में जो माल फॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे दोस्तों? ठीक करेंगे। तो सेकंड उसको बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ द पेल्विक बोन, अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ पेल्विक बोन। सेकंड क्या करेंगे दोस्तों? जो पेल्विक बोन है उसको क्या करेंगे? अटैचमेंट करेंगे। थर्ड है दोस्तों लास्ट, अगर उसके साथ में और कोई माल फॉर्मेशन है, अगर माल फॉर्मेशन हो रहे हैं तो उसकी क्या करवा देंगे दोस्तों? हम सर्जरी करवा देंगे। तो नेक्स्ट सर्जरी किसकी करवा देंगे दोस्तों? अदर जो माल फॉर्मेशन उनकी सर्जरी करवा देंगे। लेकिन मान लो दोस्तों ब्लैडर खराब हो चुका और आपको लग रहा है कि भाई अब ब्लैडर है दोस्तों काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को यूरिनरी बाईपास सर्जरी भी करते हैं। क्या करते हैं? यूरिनरी बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको रीनल सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से कई सारे जो बाईपास सर्जरी दोस्तों उसके बारे में बात की थी, जैसे कि क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी। देखो क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी में कुछ नहीं है, जैसे ये किडनी है, किडनी से क्या है दोस्तों? यूरेटर आई, तो ये जो यूरेटर है ना उनको यहाँ से ब्लैडर से कट करके तो सीधा डायरेक्टली एब्डोमेन से क्या निकाल देते हैं दोस्तों? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एब्डोमेन से क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं और फिर यहाँ पर बैग क्या कर देते हैं दोस्तों? अटैच कर देते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं? क्यूटेनियस यूरेट्रोस्टोमी। एक जो सर्जरी दोस्तों वो होती है इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी। ये बहुत बड़ी सर्जरी है। इसके पहले हम जो इंटेस्टाइन है उसके इलियम पार्ट को काटेंगे, उसको काटने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों? उस पार्ट को मैंने वैसे डिटेल में आपको समझा रखा है ना रीनल सिस्टम के अंदर। उस पार्ट को काटने के बाद जैसे ये पार्ट काट लिया,
ठीक है। ये हमने क्या ले लिया दोस्तों, इसका इलियम ले लिया। यहाँ से इसको स्यूचर कर देंगे, स्यूचर करने के बाद में यहाँ पर यूरेटर जोड़ देंगे दोनों। यूरेटर जोड़ने के बाद में बाहर इसका स्टोमा आ जाएगा और इसको फिर बाहर बैग लगा देंगे हम, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, देखो दोबारा से समझो, थोड़ी सी अच्छे डायग्राम से समझो। जैसे ये पेशेंट की किडनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटेस्टाइन में से हमने एक पार्ट निकाला, पार्ट को निकालने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, इसको अटैच करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, सूचर कर देंगे। सूचर करने के बाद में इधर से सूचरिंग कर दी तो यूरिन यहाँ पर भरेगा, भरने के बाद में इसको क्या करेंगे दोस्तों, बॉडी से बाहर रखेंगे इसको, इस पार्ट को, तो यूरिन जो है वो बाहर निकलता रहेगा। तो यहाँ पर अटैच क्या कर देंगे, एक बैग अटैच कर देंगे। तो इस सर्जरी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी के नाम से जानते हैं। दिस सर्जरी इज नोन एज इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी। इस सर्जरी को हम किस नाम जानते हैं, इलियल कॉन्ड्यूट सर्जरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। अगर आपसे पूछे कि भाई नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल सी बात है कि जो पेशेंट है दोस्तों उसको रीनल फेलियर हो रहा है, तो रीनल फेलियर हो रहा है तो हम पेशेंट का रीनल जो फंक्शन जो टेस्ट है दोस्तों वो तो करवाएंगे, साथ में जो यूरिनरी जो आउटपुट है दोस्तों उसको हम चेक जरूर करेंगे। स्किन जो है दोस्तों उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो जो स्किन की जो इंटीग्रिटी है दोस्तों उसको देखना भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ब्लैडर जो है दोस्तों वो एक्सपोज्ड है, जो कि ये क्वेश्चन में दे रखा है, अगर ब्लड क्या है दोस्तों एक्सपोज है तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइल लेंगे, नॉन एडिरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई चिपक रही है तो चिपकनी नहीं चाहिए। और कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए दोस्तों, मॉइस्ट ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो ये वाले क्या करेंगे दोस्तों, अगर ब्लैडर एक्सपोज हो गया तो स्ट्राइल, नॉन एडेसिव, मॉइस्ट जो ड्रेसिंग उसको यूज करेंगे। उसका रीजन भी दे रखा है बुक के अंदर कि क्योंकि ऐसे पेशेंट जो होते हैं दोस्तों इन्फेक्शन इनके अंदर ग्रेटेस्ट रिस्क होता है। तो इन्फेक्शन इज द ग्रेटेस्ट रिस्क। इन्फेक्शन जो होता है दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट रिस्क। एक जो पेशेंट है दोस्तों उसको ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो क्लोथिंग है वो कैसी रहे, लूज क्लोथिंग रहे, ठीक है। पेशेंट जो भी क्लोथिंग पहने दोस्तों कैसे पहने, लूज जो क्लोथिंग है वो पहने। अब देखो दो क्वेश्चन इसमें एक और हैं जो कि लगभग हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, इस क्वेश्चन को कर लिएगा हमने, हाँ कर लिया ना। तो इसमें लिख लो, इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, लिखो एक्सट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर में, एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर में स्टराइल, ठीक है, मॉइस्ट, नॉन एडेसिव ड्रेसिंग का यूज करते हैं, ड्रेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे लिए आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो इतना टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एडिशनल डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर फॉर व्हाट एनोमली शुड द नर्स असेस द इन्फेंट। मैंने आपको करा रखा है दोस्तों, ये मैंने पहली बात तो क्या बताई, एक्सट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर मतलब क्या होगा कि ब्लैडर जो है दोस्तों उसके अंदर ब्लैडर वॉल और बाहर की जो हमारी एब्डोमिनल की जो वॉल है वो एब्डोमिनल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो जो ब्लैडर है दोस्तों वो बाहर दिखने लग गया, तो विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप किसका, ब्लैडर का। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, एक्सट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर के नाम से जानते हैं। फिर हमने इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े मेनली, तो मेनली हमने एक्सट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर में पढ़े कि भाई इसके अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, कि जो यूरिन है दोस्तों उसको क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। और यूरिन की लीकेज होने के कारण स्किन की जो इंटीग्रिटी है दोस्तों वो टूट जाएगी। इसके अलावा जो ब्लैडर है वो क्या रहेगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, रीनल फेलियर के चांसेस हो सकते हैं इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। फिर इसके बाद में मैंने पढ़ा इसके एसोसिएटेड डिजीज। तो एसोसिएटेड डिजीज के अंदर हमने पढ़ा कि भाई सबसे मेन जो होती है वो प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अदर हो सकती है, इनग्वाइनल हर्निया हो सकता है, शॉर्ट पेनिस हो सकता है, और इसके अलावा एब्सेंट ऑफ जो वेजाइना है दोस्तों वो भी क्या हो सकता है, इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। अब बस सिंपल सी बात ये पूछ रहा है कि भाई इस पेशेंट को क्या है दोस्तों, एक्सट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर है। अगर एक्सट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर है तो आप क्या चीज क्या करोगे दोस्तों, असेस करोगे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख लो कि एक्सट्रोपसी ऑफ द ब्लैडर में, एक्सट्रोफी, मैं एक्सट्रोपसी बोलता हूँ, वैसे एक्सट्रोफी है, एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर में प्यूबिक बोन माल फॉर्मेशन, इसकी सेंटेंस लिख लेते हैं। एक एसोसिएटेड डिफेक्ट है, एक एसोसिएटेड डिफेक्ट है, एंड नर्स को इसे मॉनिटर करना चाहिए, एंड नर्स को
नर्स को इसे असेस करना चाहिए। अब असेस करने का मतलब डायरेक्टली साइंस से कोशिश करेंगे, फिर वो तो बाकी तो एक्सरे सब कौन करवाएगा, डॉक्टर करवाएगा बस, क्योंकि इसमें से दे रखा है तो उस हिसाब से हमने पढ़ लिया कि व्हाट शुड द नर्स असेस द इन्फेंट। तो नर्स को जो भाई इसको प्यूबिक मालफॉर्मेशन है या नहीं है, इस चीज़ को नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, उसको असेस करना चाहिए। बस सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको लगेगा कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, लेकिन अलग आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नर्स इज केयरिंग फॉर इन्फेंट बोर्न विद एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर। एक नर्स है दोस्तों केयर प्रोवाइड कर रही है किसको, एक इन्फेंट को, 0 से 1 साल के बच्चे को, किस चीज के लिए, एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर के लिए। एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर के लिए व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर दिस इन्फेंट। तो इस इन्फेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो रिस्क है दोस्तों वो किस चीज का रहेगा। पहला दे रखा है इन्फेक्शन का, दूसरा दे रखा है डिहाइड्रेशन का, तीसरा दे रखा है यूरिन रिटेंशन का, चौथा दे रखा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। तो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्फेक्शन जो होता है ना दोस्तों वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट रिस्क होता है। क्या होता है एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर के अंदर, जो ब्लैडर है वो एक्सपोज्ड हो जाता है। एक्सपोज्ड होने के कारण क्या होता है दोस्तों, एक तो स्किन की जो इंटीग्रिटी है, स्किन का जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इस डिजीज के अंदर रीनल फेलियर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हालांकि डिहाइड्रेशन भी हो सकता है क्योंकि मॉइस्ट ऑर्गन है, लेकिन इतने अमाउंट में नहीं होता कि वो सिम्टम्स क्रिएट कर सके, तो इसलिए नहीं आएगा। यूरिन रिटेंशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, यूरिनरी और इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका इन्फेक्शन होगा। तो इसमें लिख लो कि एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर में पेशेंट सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के रिस्क पर होता है। एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर में, एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर में पेशेंट सबसे ज़्यादा रिस्क पर इन्फेक्शन की होता है। सबसे ज़्यादा रिस्क पर लिखा है यहाँ पर, कुछ नहीं और, इन्फेक्शन के होता है। क्योंकि इन्फेक्शन का जो रिस्क है ना दोस्तों वो क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन में क्या होता है, रिस्क होता है। तो एक क्वेश्चन शायद और आएगा अगली क्लास के अंदर, हम उसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी क्लास थी, एक बार मैं वापस से जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और तो छोटी ही रहेगी ये क्लास भी हमारी। कि जो इन्फेंट है दोस्तों उसको एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर है, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क किस चीज़ का होता है, तो इन्फेक्शन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सी एक्सट्रोफी ऑफ द ब्लैडर के अंदर जो अगर ब्लैडर जो वॉल है या ब्लैडर जो है तो ब्लैडर वॉल एब्सेंट रहती है, वॉल एब्सेंट रहती है, ब्लैडर एक्सपोज हो जाता है, तो कौन सी ड्रेसिंग करेंगे, तो मॉइस्ट स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे। इंटरनल ऑर्गन के लिए ये ड्रेसिंग की जाती है और कौन सी की जाती है, हर कहीं यही आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसिटिव जो वायरस है उसके अंदर दोनों जो कॉन्टैक्ट है दोस्तों, वो दोनों कॉन्टैक्ट बनाना क्या होता है, प्रिकॉशंस लेना क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। दोनों कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेना जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूमोनिया के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा दोस्तों, तो रेस्ट होगा। न्यूमोनिया के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, रेस्ट होगा। और ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों इसमें डिजायर्ड डोज और अवेलेबल डोज की बात करके हमने क्वेश्चन को निकाला था। और लास्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों कि एक 3 महीने के बच्चे के अंदर आप कौन सी प्रायोरिटी रखोगे दोस्तों, तो आप प्रायोरिटी रखोगे क्लस्टरिंग केयर टू कंजर्व एनर्जी। ठीक है, एक एक्सपोजर भी थोड़ा सा कम होगा ना, अगर हम अच्छे से दूसरे में देखें दूसरे वे में, तो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस जो है दोस्तों इसके अंदर हम स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेते हैं तो कम्युनिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो क्लस्टरिंग केयर देने का एक फायदा ये भी होगा कि आपको खुद को भी क्या होगा दोस्तों, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, और बच्चे को क्लस्टरिंग केयर देने से जो एनर्जी है दोस्तों वो क्या करेगा, वो कंजर्व करेगा। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। फिर से मिलते हैं आपसे नई क्लास में। थैंक यू सो मच।